नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे। हाईकोर्ट का एक फैसला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। उस फैसले को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद किसी शरिया कोर्ट का फैसला है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैं पहले बाद में उस मुद्दे के बारे में बताऊंगी। पहले नाजिया हमारे साथ जुड़ी, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नाजिया, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंबर। नाजिया, आपने वो हाईकोर्ट का जजमेंट, वो फैसला पढ़ा होगा जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को फॉर्मलाइज करने के लिए कपल कोर्ट गया था। कोर्ट ने इलिजिटिमेट उनकी शादी को ठहरा दिया। इस तरह का फैसला किस तरह से आप देखते हैं? हाईकोर्ट के द्वारा इस तरह के फैसले हम अक्सर देखते रहते हैं, जहां पर अक्सर शरिया लॉ प्रिवेल होता है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेल कर जाता है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे भारत में पिछले 77 साल से इवन अगर जिन्ना की शादी को उठा कर करके लेकर आया जाए तो वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट ही था। ठीक है, हमारे देश में पिछले 77 साल से हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बहुत सारे केसेस देखे हैं। यूनियन ऑफ हिंदू वुमेन, मुस्लिम मैन, एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट बना 1952 वाला, और सेक्शन अंडर सेक्शन 4 को अगर हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो वो हमेशा इस चीज को प्रमोट करता है कि लव, अफेक्शन, मोहब्बत, प्यार, ये धर्म, जाति, बॉर्डर, देश नहीं देखता है। और उसके बाद फिर 1952 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसको एक रिकॉग्नाइज्ड किया गया कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ आराम से शादी कर सकता है। लेकिन बात मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत पॉजिटिव इस जजमेंट को देख रही हूँ मध्य प्रदेश के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी जज ने इतनी बड़ी बात लीक करके उन्होंने नजीर पेश की है। और आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने एक डोर नॉक जरूर किया है कि जब भी कोई मुसलमान लड़का जब हिंदू लड़की से शादी करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट तो जरूर करता है, लेकिन हमारे अल कुरान के हिसाब से शादी तो दो हम कलमा में होती है। अंबर, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। अगर हम सूरे मुजम्मिल पढ़ते हैं, सूरे अल अहज़ब का वजीफा पढ़ते हैं, सूरे अल बकरा पढ़ते हैं, कुरान का सूरा अल रम वर्सेस 21 पढ़ते हैं, और निकाह आमनतो बिल्लाह पूरा पढ़ा जाए तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है, इसका अर्थ क्या निकलता है। हमारे देश में जितने 20 करोड़ मुसलमान की छातियां हम लोग हर रोज देखते हैं कि ठेकेदार पीटते रहते हैं, पर इस अरबी का मतलब कोई समझाना भी नहीं चाहता है और कोई बताना भी नहीं चाहता है, मौलवी मुल्ला, क्योंकि सारे भेद खुल जाएंगे। हमारे अल कुरान में कई बार, कई वर्सेस में, कई आयतों में ये बात साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है कि जो दो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फॉलोअर हैं, जो कलमा तैयब के फॉलोअर हैं, जो हम इस्लाम हैं, हम कलमा है, उन्हीं के बीच में शादी हो सकती है। गैर धर्मों के साथ शादी नहीं हो सकती है। यहाँ तक के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी किया था तब वो यहूदी थी, पर पहले उनका कन्वर्शन हुआ और उसके बाद उनको कलमा पढ़ाया गया, हम कलमा करवाया गया, और तब सूरे निकाह में उनको निकाह के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने लिया। अब आती है बात, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं देना चाहती हूँ आपको। जैसे स्वरा भास्कर, शायद आप उस डिबेट पर भी थी जब स्वरा भास्कर पर बात उठी और अचानक से बात जो है वो सबूही खान पर चली गई और सबूही खान ने पूछ लिया तो फिर मेरा बेटा क्या है, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट वैलिड ही नहीं है तो फिर मेरा बेटा क्या है। तो स्वरा भास्कर ने शादी किससे किया भाई? फहाद अहमद से किया, और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया। पर भारत का एक भी मुस्लिम समाज का ठेकेदार इस शादी को वैलिड मानने को तैयार आज भी नहीं है, आज भी नहीं। मैं और आप दोनों नेशनल न्यूज पर बैठते हैं, कभी गाहे बगाहे इस मुद्दे को फिर उठा लेते हैं हम लोग और पूछ बैठते हैं कि ये जो स्वरा भास्कर को बेटी हुई है फहाद से, तो क्या ये बेटी वैलिड है हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से? मुझे लगता है साजिद रशीदी जैसे लोग तुरंत उछल कर कहेंगे नहीं, हम तो इसको वैलिड ही नहीं मानते, नहीं हम तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जैसे सबूही खान को उन्होंने भरे स्टूडियो में बेइज्जत करने की कोशिश की थी और वो अग्रेशन में आ गई थी। अब उसके बाद फिर आते हैं शाहरुख खान और गौरी खान पर, इन्होंने भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी की होगी, लेकिन
ऋतिक रोशन, सुजैन खान डिवोर्स हो गया, सैफ अली खान, अमृता सिंह, करीना कपूर, आमिर खान, सारी की सारी बीवियां हिंदू थी और फिर उनके साथ डिवोर्स हुआ। लेकिन होता क्या है कि स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 में जब आप जाइएगा तो उसमें एक चीज साफ, बहुत बारीकी से लेकिन पढ़नी पड़ेगी, उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आप जब दो अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो ना ही मुसलमान के रिचुअल्स उस वक्त किए जाएंगे और ना ही हिंदू के रिचुअल्स किए जाएंगे। बस कोर्ट जाया जाएगा, साइन किया जाएगा और वहां पर आप लोगों को जो भी मिठाइयां वगैरह खानी है खा लीजिए और उसके बाद फिर जो करना है वो जाकर के एक रिसेप्शन कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है, जब भी मुसलमान लड़का किसी भी इंटर रिलीजन की लड़की से शादी करता है तो वो कोर्ट जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट तो कर लेता है, लेकिन बाद में वो सारे रिचुअल्स वो मुसलमानों के पूरे करवाता है, पूरे के पूरे करवाता है। अब देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी हुई थी। आप पुराने वीडियोस निकाल करके देखिएगा कि ऋतिक रोशन ने फेरा भी लिया और उसके बाद फिर निकाह भी हुआ था। जो स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर 1952 को मतलब आघात पहुंचा रहा है, बियॉन्ड द लॉ जा रहा है, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है कि दोनों धर्मों के फिर रिचुअल्स नहीं होंगे। आप अगर कोर्ट को हाजिर नाजिर करके, आप अगर कोर्ट को अपना गार्जियन बना करके आप स्पेशल मैरिज एक्ट में एंटर कर रहे हैं तो आपको यही शादी को मान देना पड़ेगा, इसी शादी को आपको वैल्यू देना पड़ेगा। इसके बाद फिर किसी भी धर्म का कोई भी रिचुअल या कोई भी तफरी या किसी भी तरीके का कोई भी मंत्र या किसी भी तरीके की कोई भी आयत नहीं पढ़ने दी जाएगी। लेकिन इसको हर बार बहुत कभी फिल्म के सितारों ने और मुसलमानों ने इसका उल्लंघन किया है, हर हाल में किया है और कई हजारों लाखों बार किया है। और पिछले 77 साल के अगर डेटा को निकाला जाए तो करोड़ों बार हुआ है, करोड़ों बार हुआ। अभी हालिया में हमने देखा था कि एक मुसलमान लड़की जो नॉन प्रैक्टिस इस्लाम की है, वो चले गई थी सक्सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा कि मैं प्रैक्टिस इस्लाम नहीं करती हूँ पर मैं मुसलमान हूँ, मेरे फादर भी प्रैक्टिस नहीं करते पर फिर भी मैं मुसलमान हूँ, तो माँ बाप के जायदाद का हिस्सा मुझे 1/4 मिल रहा है और मेरे भाई को मतलब ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे एज पर द सक्सेशन एक्ट मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत चीजें जो है वो गलत होती भी नजर आ रही हैं। तो उसमें नाज़िया एक बात जो थी वो ये कि जो उसका भाई था लड़की का वो स्पेशल चाइल्ड था, तो इसलिए वो शायद कोर्ट गई थी कि क्योंकि भाई मेरा मेंटली साउंड नहीं है तो मुझे ज्यादा उस पे हक मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए ऐसा होता है। नहीं, मैं तो कहूंगी, देखिए मैंने स्पेशल चाइल्ड रहे या मेंटली चैलेंज रहे या कुछ भी रहे या बिल्कुल अच्छा तंदुरुस्त रहे, मुझे ऐसा लगता है कि एक विधान एक संविधान तो होना ही चाहिए। Absolutely. बिल्कुल होना चाहिए। जब संविधान है हमारे यहाँ तो फिर इस्लामिक लॉ की तो हमें जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आए दिन ऐसी चीजें हमारे सामने में आ जाती हैं। अब क्या होता है कि हिंदू लड़की से शादी कर करके मुसलमान लड़का ले आता है, फिर उसका धीरे धीरे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेता है और लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमने तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी किया, अब उसके पाठ पूजा में प्रॉब्लम होता है, फिर आने वाले वक्त में डिवोर्स भी उसको देता है, तलाक दे करके उसको बाहर निकाल देता है। वो बेचारी हक्का बक्का हो जाती है कि भाई मेरे माँ बाप तो आराम से 7 फेरों के बंधन में, मुझे तो 3 तलाक मिला और मैं बेघर हो गई। तो ये सारी चीजें या तो मुसलमान अपने अपने आप पर कंट्रोल करे। भाई भारत में मुसलमान लड़कियां कम तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान लड़कियां सब बशक्ल हैं, बेहया हैं, बेहूदी हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ऐसा तो नहीं है। भाई भारत में अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं और अगर जितने मुसलमान मर्द हैं उतनी मुसलमान औरतें भी हैं, मुसलमान लड़कियां भी, और माशाल्लाह तो मुसलमान लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपने आप को बहुत मॉडर्न कर रही हैं। तो जब मॉडर्न होती हैं, जब शिक्षित होती हैं, तो इन्हीं मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम होता है, फिर जाकर के आप हिंदू से शादी कर लेते हो। तो या तो आप संविधान को मान लो, स्पेशल मैरिज एक्ट कर रहे हो तो सेक्शन 4 आपको जो कह रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट का, आप उस पर पूरा पूरा चलो, और अगर नहीं तो हम कलमा से शादी करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मध्य प्रदेश के इस जजमेंट को मैं नजीर के तरीके से ले रही हूँ और मैं बहुत ही एक मैसेज के तरीके से ले रही हूँ कि 4 जून के बाद आने वाली कोई भी सरकार सेंट्रल में जा रही है, उस सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए
और जितने भी शरिया कानून हैं उसको उठा करके अब नाले गटर में फेंकने का वक्त आ चुका है। देखो नाज़िया, ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट का एक फैसला था जिसमें और एक सिमिलर केरला हाई कोर्ट का था जिसमें ये था कि लड़का तो लीगल एज थी मैरिज के, लेकिन लड़कियां अंडर एज थी और दोनों ही की शायद किसी ने शिकायत की थी कि लड़की अंडर एज है, तो कोर्ट में ये फैसला पहुंचा। तो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने कहा कि वहां पे उन्होंने शरिया प्रिवेल की और कहा कि कस्टडी लड़की की उसके हस्बैंड को दे दी। केरला हाई कोर्ट ने रेप चार्जेस लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सिमिलर केसेस में एक जज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से देखता है, उस लड़की को देखता है कि ये इंडियन सिटीजन है। दूसरा जज देखता है कि अरे ये तो मुसलमान लड़की है, तो वहां पे तो कोई लीगल एज मैरिज डिफाइन नहीं है, तो फिर तो मतलब आप तो ये सारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, इसीलिए सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम कोर्ट में जाते हैं, वो हमारी कोर्ट्स जो संविधान से चलती हैं, और संविधान के आगे अगर मुझे किसी शरिया कोर्ट से फैसला लेना है तो फिर मैं हाई कोर्ट क्यों जाऊंगी? अगर हाई कोर्ट से या कोर्ट से इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत सारे इस तरह की कोर्ट चलाता है, और ट्रिपल तलाक के वक्त में भी हम लोग ने इस तरह का सर्वे किया था, चीजें सामने आई थी, तो फिर तो वहीं चले जाएंगे, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर कोर्ट से भी इस तरह के फैसले की उम्मीद हम देख रहे हैं तो क्या उम्मीद की जाएगी? मुझे याद है कि जब 2015 में मेरा ट्रिपल तलाक का एसएलपी जब स्क्रूटनी में गया तो और फर्स्ट हियरिंग हुई थी एसएलपी नंबर आने के बाद, तो मेरा पहला सवाल यही था कि 1984 से ये 3 तलाक का मैटर अटका हुआ है और 2015 आ चुका है। तो जो जज बैठे हुए हैं सर्वोच्च न्यायपालिका में, उनके डेस्क पर अल कुरान है, हदियत है, सही अल बुखारी है, बहिश्ती ज़ेवर है या संविधान है? मेरा पहला पहला सवाल यही था, क्योंकि अगर संविधान है तो इमीडिएट बिना टाइम बर्बाद किए ओपन एंड शट केस है, इसको इसको संविधान के तहत इस 3 तलाक को बंद किया जाए और कंप्लीटली बैन लगा करके इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए कि कोई भी मुसलमान पुरुष अगर तलाक देता है तो उसको इन सारे लीगल प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। इस पर अब असदुद्दीन अवैसी के लोग आज भी चुन्नू मुन्नू जो है उनके, वो मुझे गालियां परोसते रहते हैं। उसके बाद फिर 2019 में जब मैंने पॉलीगेमी हलाला के लिए डाला वो मैटर अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे, उस पे भी मेरा ये प्रेयर है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है अंबर के अगर जज के टेबल पर अगर संविधान है और संविधान के ऊपर हमें जजमेंट मिलता है तो फिर ओपन एंड शट केस है, इसको किस आगे पीछे देखने और सुनने की जरूरत नहीं है। जो संविधान कह रहा है हमको उसी हिसाब से जजमेंट मिलना चाहिए और देश की मुसलमान बेटियों को मिलना चाहिए। आपने केरला की बात बहुत खूबसूरत कही है। देखिए केरला को कहीं ना कहीं एक मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, आराम से की जा रही है। हमने देखा था वो फलस्तीन और हमास का और इसराइल का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो आराम से कतर में बैठा हुआ एक जिहादी केरला में साउथ में आराम से उसने अपना एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर डाला था और जिसमें काफी आतंकी बातें उसने कह डाली थी और वहां की पुलिस जैसे चूड़ियां पहन करके बैठी हुई थी। वहां की पुलिस ने उस कॉन्फ्रेंस की अनुमति कैसे दी? पीएफआई बहुत वहां पर एक्टिव है केरला में। उसके बाद आप देखिए अभी भी पीएफआई को बहुत मतलब अंडर कंट्रोल अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ केरला हाईकोर्ट को बोलना पड़ा कि नहीं भाई ये पीएफआई जो है इसने ऐसी ऐसी जिहादी हरकतें की हैं, इसलिए हमको इसको मतलब अरेस्ट करके रखना पड़ेगा। बहुत बहुत मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्केयर कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मैटर सर्वोच्च न्यायपालिका चला जाए और उसके बाद फिर कोर्ट के जजेस को भी कटघरे में खड़ा होना पड़े, तब जाकर के ये हुआ। एकदम एग्जैक्ट आपने सही कहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जजमेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह से केरला के जजमेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह से पंजाब के हरियाणा के जजमेंट्स आ जाते हैं और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के जजमेंट्स आ जाते हैं, फिर दिल्ली के कुछ ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं, तो इस जजमेंट्स में भी देश की जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि भाई एक जगह शरिया मान रहे हैं, एक जगह इस्लाम मान रहे हैं, दूसरी जगह संविधान मान रहे हैं और तीसरी जगह तो दोनों को मिला करके अपनी बात कह रहे हैं कि भैया हम करें तो करें क्या। तो जब जज एक इतने बड़े चेयर पर बैठ करके जब जज कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्यों ना अब वक्त आ चुका है कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। और अगर देश संविधान से चलता आया है और हमने 1949 में भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के भीतर अपने आप को समर्पित कर दिया था, तो फिर यहाँ पर शरिया लॉ या इस्लामिक लॉ की तो कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। देखिए इस जजमेंट में मध्य प्रदेश के जिस टॉपिक को आज हम लेकर बैठे हैं, इस जजमेंट में उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है
कि भाई हम तो स्पेशल मैरिज एक्ट में इसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन क्या मुसलमान जो कम्युनिटी है वो इस मैरिज को एक्सेप्ट करेगा? उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है ये। आज तक मौलाना साजिद रशीदी, मैं नाम लेकर के कह रही हूँ क्योंकि मुझे डर भय है नहीं, है ही क्या वो, है ही क्या चवन्नी अठन्नी। तो मौलाना साजिद रशीदी आज तक सबोही की शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जूता खाने के बाद भी। उसके बाद स्वरा भास्कर जो उन्हीं के लिए गाना गाते रहती है, उन्हीं के सुर में बात करते रहती है, स्वरा भास्कर को भी मौलाना साजिद रशीदी आराम से कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप उनसे 1 to 1 पूछिए तो अंबर, आप तो पॉडकास्ट करती हैं, आप लेकिन उनको बुला करके सुनिए, 1 to 1 अगर हम स्वरा भास्कर जैसे केसेस की बात करें, बट उनकी सच्चाई कुछ और होती है। वो असल में पहले ही कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन पब्लिकली ये शो किया जाता है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें ताकि लोग सवाल ना उठाएं उन पे। लेकिन सच्चाई यही होती है कि ज्यादातर, इनफैक्ट 100% लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं पहले ही, और निकाह उनका हो गया होता है, फिर अलग से मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है, और ये प्राइवेटली सबको पता होता है, इसीलिए उस पर सवाल नहीं उठते। ये तो नवाब पटौदी ने भी किया था, जब शर्मिला टैगोर से Absolutely. शादी किया था तो पहले उसका कन्वर्शन करवाया था। लेकिन मेरा मानना है कि जो दिखता है वही बिकता है ना। स्वरा भास्कर तो अपना ओरिजिनल, अपना जो कन्वर्शन के बाद का नाम है वो नहीं बताना चाह रही हैं, तो हम तो उनको हिंदू ही मानेंगे। और उसके बाद फिर साजिद रशीदी ने, भाई वो तो सरकाज़म मार दिए कि हाँ भाई नहीं मानेंगे, उसकी बेटी को लीगल नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें जो कश्मोकश हो रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं, जो जज को भी कंफ्यूजन हो रहा है, इट्स बेटर कि इट्स द हाई टाइम, नाउ दिस इज द हाई टाइम कि इस सारे शरिया लॉ को उठाओ और गटर में फेंको और एक विधान और एक संविधान को रखो, ताकि देश संविधान के हिसाब से जजमेंट लिखे, ताकि देश की न्यायपालिका संविधान के जो बुक को लेकर के, जो किताब को लेकर के अपने डेस्क पर बैठते हैं, वो सिर्फ उसी को सुने। हालांकि अंबर, मुझे बड़ा अजीब लगता है और मुझे दुर्भाग्य भी लगता है कि जिस देश के हर एक कोर्ट में, आप लोअर कोर्ट जाओ, पुलिस कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, जज कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सारे जजेस के टेबल पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान होता है, पर सुन लेते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की, लॉ बोर्ड की बात भी, वक्फ बोर्ड की बात भी, दारुल उलूम की बात। अरे सुनी क्यों रहे हो, सुनी क्यों रहे हो? ये कहो कि आप संविधान के हिसाब से बात कीजिए। हालांकि देखिए अंबर, 1952 का अंडर सेक्शन जो 4 है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी बहुत प्रशंसा दिया है, बहुत प्रशंसा दिया है और बहुत खूबसूरती से सजा करके लिखा गया है। लेकिन माने तब तो कोई, मानता ही तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं मानता है, मुसलमान तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। और मध्य प्रदेश के जज ने बहुत अच्छी बात की, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने साफ कहा है कि मैं तो मान लूं, लेकिन क्या मुस्लिम कम्युनिटी मानेगी इस शादी को? सवाल वहीं पर, वही लेकिन क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा सवाल ये ही है नाजिया, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था इसीलिए कि जो लोग धर्म को कन्वर्ट, धर्म अपना परिवर्तन नहीं करना चाहते और अपने अपने धर्म को फॉलो करके भी शादी करना चाहते हैं, और अगर उसके बावजूद भी एक हाई कोर्ट का जज ये कहता है कि भाई आपकी शादी इलिजिटिमेट है, लीगल है, तो ये कहीं ना कहीं आप जिस पद पर बैठे हैं उसकी कहीं न कहीं गरिमा को कहीं न कहीं उल्लंघित करता है। तो बड़ा सवाल है, ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम समाज मानेगा। उन्होंने कहा है कि आपकी शादी इल्लीगल है, इल्लीजिटिमेट है, हम फॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहले से उन्होंने शादी कर रखी है, शायद निकाह वगैरह उनका हो गया है, तो इसलिए फॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे शादी। जबकि ये स्पेशल मैरिज एक्ट तो बना ही इसलिए था कि जो लोग धर्म परिवर्तन ना करके अपने-अपने धर्म में रहकर शादी करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको नहीं अब लगता अंबर आप कि मुझे बताएं, आप मुसलमान हैं और त्रुटि मुझे है, और कहीं न कहीं उसको सही से उसको आप हुँ, आप मुस्लिम हैं और मुझे पूरा पता है आपके बारे में, बिकॉज़ वी आर वेरी गुड फ्रेंड, कि आपने अल कुरान बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से हुँ, पढ़ा है। आपको मैंने कई बार डिबेट पे देखा है। जब हुँ, निकाह हो ही गया और निकाह कुरान के कई सूरतों के हिसाब से, कई आयतों के हिसाब से और अब हमारे इस्लाम के हिसाब से, निकाह तो 2 हम कलमा के बीच में होता है ना। निकाह तो 2 हम कलमा के बीच में होता है। किसी इंटर रिलीजन के साथ तो निकाह हो ही नहीं सकता है। ये तो हमारा अल कुरान कह रहा है भाई। तो जब आप निकाह करके आ ही गए हो और आपने धर्म परिवर्तन लड़की ने कर ही लिया है, तो फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट का दिखावा काहे को? ढकोसला काहे नहीं, को? इसकी मुझे अब पूरी ये स्पेशल जानकारी नहीं मैरिज कि उनका निकाह हुआ वजह है, कहाँ?
मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं कि उनका निकाह हो गया, लेकिन वो सिर्फ़ अपनी शादी को फ़ॉर्मलाइज़ करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गए थे, देखो सिक्योरिटी होनी बात, चाहिए थी। हुँ, मुझे ऐसा लग रहा है अंबर कि जज ने बहुत अच्छी नज़ीर दी है। इवन उन्होंने इस पूरे देश के, इस भारत देश के सारे स्टेट्स के कोर्ट को और आने वाली केंद्र की सरकार को उन्होंने दस्तक दिया है दरवाजे पर कि भैया देखो हम तो कंफ्यूज हो ही रहे हैं, इस कंफ्यूजन को अब दूर करो। या तो शरिया लॉ मान लो देश में, अब भारत देश में भी पाकिस्तान की तरह शरिया लॉ चले, और अगर भारत में संविधान चलना चाहिए तो फिर इसको साइड करो। ये लोग बीच में घुसते ही क्यों है फिर? ये लोग बीच में इंटरफेयर करते ही क्यों है? करना ही नहीं चाहिए फिर। अब बिल्कुल। जैसे वक्फ बोर्ड है अंबर, आपकी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड वाले 5 आदमी आ जाएं, आप जा पाइएगा किसी न्यायपालिका? वो तो कहेंगे आप मेरे कोर्ट आइए। अब उन्होंने अपना मन बना ही लिया है आपकी जमीन को हड़पने के लिए, तो वो थोड़े ही आपको जीतने देंगे अपने कोर्ट में। भाई अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, वो भी ऐसा भौंकता है बिल्कुल। कि आदमी लंगोट लंगोट उठा करके भागता है। तो वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से साजिश खेली हुई है, उसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साजिश खेली हुई है। तो इसलिए अब डू और डाई का मामला आ चुका है इस देश में, और ये नजीर है, ये आने वाले केंद्र की सरकार के लिए ये जजमेंट नजीर है कि भैया हम कंफ्यूजन में हैं और पूरे स्टेट के सारे न्यायपालिका कंफ्यूजन में है, सारे जजेस कंफ्यूजन में है कि हम माने तो क्या माने। या तो कह दो कि तो फिर पाकिस्तान की तरह शरिया लॉ मानते हैं, और अगर भारत संविधान से चलेगा तो एक विधान एक संविधान कर दो और उठा के फेंको गटर में ये सारी चीजों को। बिल्कुल, क्योंकि हम समय-समय पर इस तरह के फैसलों को इसी वजह से देखते हैं क्योंकि हमारे देश में पर्सनल लॉज़ हैं धर्म के आधार पर, और क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लॉ हो जाती है, जजेस के सामने भी चैलेंज हो जाता है कि ये प्रिवेल होगा, ये प्रिवेल होगा। समय भी इसलिए लगता है, न्यायपालिका इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लो है, फैसले आने में बहुत समय लग जाता है। जैसे कि क्या ना क्या कुछ तो है, नहीं मिला तो इंसाफ पे इंसाफ, तारीख पे तारीख, कुछ तो डायलॉग है ना, नहीं मिला तो हाँ, इंसाफ, मैंने और वो बुक में सच एक में ऐसा कोट होता है। पढ़ी थी, जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड। और आज भी हमारे देश में जजेस की कमी है, आज भी हमारे देश में अच्छे एडवोकेट्स की कमी है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट एडवोकेट्स की कमी है, और जजेस के इस कंफ्यूजन की वजह से जो लोग न्याय के लिए इजलास पहुंचते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं, न्यायपालिका पहुंचते हैं, वहां से उनके हाथ सिर्फ मायूसी आ पाती है। सो इट्स बेटर कि अब टाइम टू डिसीजन आ चुका है। बिल्कुल, और अब ये समय है कि हमें अपनी जो हमारी प्रणाली है उसमें सही बदलाव करें। बहुत सोशल एक्टिविज़्म हम देखते आए हैं और होता भी है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज़्म बहुत ज़रूरी है पूरी न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि एग्जैक्टली कोर्ट का क्योंकि कोई होता भी है समय बचे। अंबर, मैं और आप जब भी डिबेट पर बैठते हैं तो सारे दाढ़ी टोपी वाले, लुंगी वाले, सारे मुल्ला मौलवी जो हमारे भारत में, हमारे देश में मुस्लिम समाज का ठेकेदार बनते हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके छाती पीट कर कहते हैं भारत देश जो है वो संविधान से चलेगा। तो भाई उसी संविधान में तो आर्टिकल 44 है, तो उसको क्यों नहीं मान रहे हो? तो ये कंफ्यूजन क्रिएशन हो रहा है ना, ये तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो वो रहा है। सिलेक्टिविज़्म होती है ना कि जो हमें सूट करता है वो वाला संविधान हम मानते हैं। अब शाहीन बाग में भी तो बाबा साहिब का संविधान ही बोल के बोर्ड लगा के बैठे हुए थे, लेकिन वही बाबा साहब का संविधान जब सीए के अंतर्गत लोगों को शरण देता है तो उसको नहीं मानेंगे। मतलब जहाँ पे हमें मीठा-मीठा लगता है तो हम उसको गप-गप कर लेते हैं, कड़वा तो कर देते हैं, तो ये तो आदत है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मोदी 3.0 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मांग है हमारी काफी समय से 2018 से कोर्ट में पिटीशन है, उम्मीद करते हैं कि मोदी जी उसको सुनिए और लेकर आए यूनिफॉर्म सिविल कोड ताकि मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिल पाए, हमें और नाजिया को भी जायदाद में पूरा हक मिल जाए। ऐसा है अंबर कि अब जो हमसे जो यंग लोग हैं, जो यंग जो लड़कियां हैं, खैर आप तो अनमैरिड हो, अभी आपकी शादी में हमें भंगड़ा वंगड़ा डालना है। मेरी मेरी अब उम्र हो चुकी है, अब तो मेरा नहीं, बेटा कहेगा कि मम्मा ये क्या कर रही मैं हो। तो कोर्ट मैरिज करूंगी अगर मैं शादी करूंगी, हालांकि मैं शादी का मेरा कोई ऐसा कोई खास इरादा नहीं है, लेकिन अगर शादी करूंगी तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगी। हाँ हाँ आएंगे ना, कोर्ट आएंगे तुम्हारे लिए। मुझे हाँ, ही ठीक ऐसा है, काउंसिल रख लेना, मुझे ही ऐसा ठीक है, काउंसिल रख लेना। फीस नहीं लूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियों के लिए, आने वाले मुस्लिम बेटी के जनरेशन के लिए, मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बेस्ट, और एक विधान एक संविधान करने की जरूरत आ चुकी है। और मध्य प्रदेश के कोर्ट का जो ये जजमेंट है, इसको मैं नजीर और दस्तक के हिसाब से ले रही हूँ, बिकॉज होगा क्या ना, बड़ा एब्सोल्युटली। कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा।
लेकिन शादी कर लो यार अंबर, अब तो कर लो। मुझे मतलब थोड़ा सजना बजना है, मतलब सज वज आप करके मौका मिलता आप है नहीं, ऐसी बहुत बुढ़ापा आ रहा है खूबसूरत फिर। लगती हैं, आप ऐसी ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब तो नहीं नहीं, अब बुढ़ापा, सजने-संवरने की क्या देखो ज़रूरत है। मुझे तो खूबसूरत मत बोलो, नहीं तो कहते हैं ना तुम्हारे चैनल सजने पर सम इतनी समथिंग कुछ तो है गालियां ना, सजने आएंगी, संवरने की इतनी तरह है, गालियां आएंगी शादी में अंबर। भी कयामत की अदा होती है, आई डोंट नो समथिंग समथिंग। मैं, मुझे जब भी कोई कहता है ना कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो मैं कहती हूँ मुझे खूबसूरत मत बोलो, नहीं तो सारे मुसलमान इतनी गालियां परोसेंगे, इतनी गालियां परोसेंगे कि पागल हो जाना है। ठीक है, अब जिसके मन में जो होता है कहते हैं ना ब्यूटी इज़ इन द आईज़ ऑफ बिहोल्डर, तो वही है नहीं जो यार, टू जिसके बी अंदर वेरी जैसा होता है फ्रैंक ख़ास अंबर, तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा अब एज बचा नहीं है। अरे, मेरा अरे! बेटा ऐसा मुझे भी नहीं। 15 साल का मेरा बेटा हो चुका है, 10 साल के बाद मैं बहू ढूंढूंगी। पर हाँ, आने वाले जनरेशन की बेटियां वो फले फूले, उनको बहुत रिलैक्स मिले। तुम्हारी शादी होगी तो सही बात। मैं शरारा वरारा पहन करके आऊंगी, जरा शादी वादी करो, सज धज करके आऊंगी। सही है, शरारा-गरारा सब आपके लिए बन जाएगा, इनफैक्ट मैं खुद बना दूँगी, मुझे बनाना आता है गरारा-शरारा, ठीक है? अच्छा। तो आपके सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। तो नाज़िया बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय।